जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कृतिका भाग 2 क्लास 10th का थर्ड चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी उसका 5th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये 5वां भाग है और इस भाग में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यह मधुकांकरिया द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें हिमालय की यात्रा का बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि लेखिका और उनके साथी कटाव पहुंच चुके हैं। कटाव जो भारत का, हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। और वहाँ पर जो मणि है, उसने जब नार्गे ने उत्साहित होकर कहा कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, तो मणि ने उसका विरोध किया कि स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। कटाव के निकट पहुंचने पर पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ नजर आने लगी। थोड़ा और आगे बढ़े तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ मिली और सबके मन प्रसन्न हो उठे। जितेन तो प्रसन्नता के मारे झूम झूम कर गाने भी लगा था। अब हम आगे देखते हैं कि हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे, मतलब आधे में हरियाली थी और आधे में पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। मतलब कहीं पर काले दिख रहे थे पहाड़, कहीं हरे दिख रहे थे और कहीं पे बर्फ दिख रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पाउडर छिड़क दिया हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा दृश्य होगा। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी। सारे पहाड़ चारों तरफ चांदी की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, मैंने मतलब लेखिका ने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो मतलब बहुत अच्छा। जैसे ही जितेन ने लेखिका के मुंह से राम रोछो सुना, यानी नेपाली भाषा सुनी, वह उछल पड़ा। अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। मतलब लेखिका के मुंह से अपनी भाषा सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा और वो एकदम खुश हो गया। तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ, एकदम महीन महीन बर्फ मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊं छू, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये गाना जितेन गाने लगा मस्ती में। चाहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर गाने लगा था वह। मतलब जितेन प्रसन्नता के मारे झूम झूम कर गाने लगा, तिम्रो माया माया सेंधे मलाई सताऊं छू, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेट लेट कर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। लेखिका भी खुशी के मारे नाचना चाहती थी, बहुत खुश थी। लेखिका ये कहना चाहती कि कटाव में बर्फ ताज़ा ताज़ा गिरी थी। दूर से ऐसे लग रहा था मानो किसी ने पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया था। कहीं कहीं यह पाउडर बची रह गई थी और कहीं धूप में बह गई थी। बर्फ से ढके पहाड़ और आसमान एक हो रहे थे। सैलानी जो थे वो कटाव पहुंचे तो हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी, एकदम महीन महीन। इस हिमपात का आनंद लेने के उद्देश्य से ही वे इतना कठिन रास्ता तय करके आए थे, तो खुशी के मारे वे कूदने लगे और एंजॉय करने लगे। वे बर्फ़ पर लेट लेट कर इन हसीन लम्हों को कैमरों में कैद करने में लग गए। लेखिका के पांव झनझन करने लगे थे बर्फ के कारण, ठंड के कारण। मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर कर देखूं।
पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, यूमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या, एक भी दुकान नहीं थी। मतलब लेखिका का मन भी बर्फ पर लेटकर उस जन्नत का आनंद लेने को कर रहा था, लेकिन ऊंचे जूते ना होने के कारण उसे अपनी इच्छा को दबाना पड़ा और उनके पैर ठंड के कारण सुन्न से पड़ने लगे। उसे यह क्षण किसी संपूर्णता का क्षण लग रहा था। बहुत खूबसूरत दृश्य था और ऐसा लग भाव विभोर कर देने वाली उस दिव्यता के बीच वह यही सोच रही थी कि जैसे मन में देवता जाग उठे हैं। और उसने चाहा कि जूते किराए पर ले लूं, लेकिन वहां पर एक भी दुकान नहीं थी, क्योंकि कटाव अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, जिसके कारण वहां पर कोई भी एक भी दुकान नहीं थी। वहां का मतलब वो अपने पूरे प्राकृतिक रूप में ही था। वहां पर किसी भी तरह का कोई भौतिकता का असर वहां पर बिल्कुल नहीं पहुंचा था। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी। मतलब लेखिका उस सारे दृश्य को अपनी आत्मा में समा लेना चाहती थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षण भर के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। लेखिका उस प्राकृतिक सौंदर्य की खूबसूरती में खो जाना चाहती थी, और ताकि वह अपनी आत्मा में उसे समाहित कर सके। संपूर्णता के उन क्षणों में ये हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। मतलब हमारा जो अतीत है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, वो हमारा आध्यात्मिक अतीत है। अतीत यानी जो बीत गया। शायद ऐसी ही विभोर, लेखिका सोचती है, शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच, दिव्य सौंदर्य के बीच, दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ही बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की होगी और वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा, यानी जीवन के सत्य को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। हमारे देश का जो सबसे बड़ा महामंत्र है वह है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी लोग सुखी रहें। तो ये मतलब लेखिका अपने भीतर एक संपूर्णता को अनुभव कर रही थी। वहाँ कटाव का सौंदर्य जादू जैसा असर उनके ऊपर डाल रहा था, और उन्होंने सोचा कि हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ही दिव्यता के बीच सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जैसा महामंत्र पाया होगा, यानी सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। एक वैश्विक प्रार्थना है ये। तो आगे देखते हैं। दनादन फोटो खिंचवाने की नहीं, अंतिम संपूर्णता। लेखिका कहती है कि यह सौंदर्य ऐसा है कि बड़े से बड़ा अपराधी भी अगर यहाँ पर लाकर रखा जाए तो थोड़ी देर के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाएगा। यानी कि उसके अंदर की सारी तामसिकताएं और सारी दुष्ट प्रवृत्तियां दूर हो जाएंगी, और वह भी करुणा का अवतार बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की तरह उसके भीतर करुणा जाग उठेगी, और वो सारी दुष्टता को छोड़कर वह भी कोई महान आत्मा बन सकता है। आगे देखते हैं। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता है। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? यानी कि लेखिका के दिमाग में आया कि ऐसी एक कविता उन्होंने पढ़ी थी जहाँ पर कवि मिल्टन ने, इंग्लिश के कवि हैं, महाकवि हैं, ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा था, मतलब शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों की अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। अमंगल करने यानी दूसरों का बुरा करना। शैतान का काम क्या होता है? दूसरों का बुरा करना।
और दुष्टतापूर्ण व्यवहार करना। तो मतलब लेखिका ये कहना चाहती है कि लेखक और कवियों ने भी ऐसा लिखा है और ये सत्य भी है कि जो प्रकृति सौंदर्य है या जो भी सौंदर्य है उसको देखकर व्यक्ति के अंदर की सारी दुष्ट प्रवृत्तियां और तामसिकताएं नष्ट हो जाती हैं और वो अच्छाई की ओर अग्रसर होता है। तो मणि से पूछा कि पढ़ी है क्या मिल्टन की यह कविता उसने, पर मणि तो उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वो कहीं और खोई हुई थी और अचानक दार्शनिकों की तरह, फिलोसोफर की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जलस्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ की शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारी नदियों में बहने लगती हैं और प्रकृति में रहने वाले समस्त चर प्राणियों की प्यास बुझाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। आपने ये पढ़ा होगा वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल से आप समझ सकते हैं कि प्रकृति ने कितने सुंदर ढंग से एक व्यवस्था कर रखी है। मणि ने अभिभूत होकर माथा नभाया। अभिभूत होकर मतलब आभार के भाव से माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। मतलब वो ये कहना चाहती है कि प्रकृति का कितना कर्ज है हम पर। वो हमारे लिए सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। हमारे जीवन की ज़रूरतों के लिए, हमारे जीवन को संचालित करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ हमें प्रकृति देती है। लेकिन हम प्रकृति का सम्मान नहीं करते और उसको, उसके स्वरूप को बिगाड़ने में लगी रहते हैं। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया कि कितना भी खूबसूरती है, चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी तो हर जगह एक सी है। वही ज़िंदगी जीने की जद्दोजहद, वही 2 वक्त की रोटी का संघर्ष। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। तो उन्होंने पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास सी हंसी। उसने कहा, आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में शांति हो, सुकून हो और लोग चैन से ज़िंदगी जी सकें। उसके लिए ये जो फ़ौजी हैं ये कितना बड़ा त्याग करते हैं और अपने ज़िंदगी को हथेली पर रखकर, जान हथेली पर रखकर, ये इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब हम एक उंगली भी अपनी रजाई से बाहर नहीं निकाल सकते हैं और अपने डेली रूटीन के काम नहीं कर पाते हैं ठंड के कारण, ये लोग वहाँ पर -15 डिग्री सेल्सियस पर भी पहरा देते हैं। फेरी भेटुला यानी फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी कि आपके कल के लिए हम अपना आज समर्पित करते हैं। मतलब आपके सुखद भविष्य के लिए हम अपना वर्तमान कुर्बान कर रहे हैं। हम घर के अंदर बैठकर अपनी लग्जरी के बीच बैठकर ये कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कितने लोगों का कर्ज है जिनकी वजह से हम अपना जीवन सुखपूर्वक बिता पा रहे हैं। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन पर बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। बैसाख है ना, गर्मी, उस समय गर्मी होने लगती है।
तो उस समय भी हमारे पाँव ठिठुरने लगे थे, 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे। हमारे ये जवान पूष और माघ यानी कि वही दिसंबर जनवरी की ठंड में भी, जब उस समय जबकि पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये जवान वहाँ तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुज़रने भर में हमारे प्राण काँप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। मतलब ज़िंदगी पूरी जीने के पहले ही ख़त्म हो गए। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर चल पड़े। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा ताज़ा आया था। तो लेखिका को इस सफ़र पर एहसास हुआ कि वास्तव में प्रकृति जीवन दायिनी है। प्रकृति ने हिम शिखरों से जलधारा के रूप में उतरकर नदियों के रूप में हमारी प्यास बुझाने का कितना खूबसूरत प्रबंध किया है। उसका ये उपकार हम कभी नहीं भूल सकते और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नदियों और पर्वत अंचलों के प्रति हमें श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और हमें हमारे फौजियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और हमारे श्रमिकों के प्रति, किसानों के प्रति हमें श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। इन्हें गरीब समझकर, बेचारा समझकर इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से ही हम इतना सुखी और संपन्न जीवन जी पा रहे हैं। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेरों प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा जैसे फूलों की सेज रखी हो। सेज यानी बिस्तर बिछा हो फूलों का। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत थोड़ा चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती, पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए, क्योंकि बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग फीका फीका सा लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। रियली ये सच है कि मंजिल तो ठीक है, रोमांचक होती ही है, एक एक्साइटमेंट होता है जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचने का, लेकिन उसके बीच का जो सफ़र होता है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होता है, ज़्यादा रोमांचक होता है और हमें ज़्यादा अनुभव प्रदान करता है और बहुत सारी नई नई जानकारियाँ, नई नई चीज़ें सीखने का मौका देता है। क्या सफ़र! और मंजिल पर पहुंचकर तो हम खुश होते ही हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह जवाब सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना फला फूला नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। लेखिका एकदम अवाक रह गई यह सुनकर। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? मतलब जिस तरह की पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार भाटा उठता है तो लेखिका सोचती है, क्या पूर्णिमा की चांदनी कुत्तों के मन में भी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? इसलिए क्या ये चांदनी रात को भौंकते हैं? लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम 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 की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। फुटप्रिंट यानी उनके पैरों के निशान। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं।
यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अच्छा, लेखिका ने कहा, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, इनकी तो हम पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। अच्छा, लेखिका ने कहा, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। तो इस तरह से बहुत तरह तरह की जानकारियाँ ड्राइवर जितेन, गाइड जितेन उन्हें देता रहा। और उसने एक स्थान दिखाया, बोला ये लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, इसे खेदुम कहते हैं, और हमारी मान्यता है कि यहाँ देवी देवताओं का निवास होता है, और हम लोग कभी भी पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हैं। हम इनकी पूजा करते हैं, पहाड़, नदी, झरने, यानी हम प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ जो जितेन नार्गे है उस वो बता रहा है कि हम लोग पहाड़, नदी, झरने, इनकी पूजा करते हैं, और हमें मानते हैं, विश्वास है हमारा कि देवताओं का वास है यहाँ पर, और हम इसे गंदा करेंगे तो मर जाएंगे। ये आस्था है वास्तव में, और ये वास्तव में पर्यावरण संरक्षण का एक उपाय भी है। यदि पर्वतीय प्रदेशों के लोग पर्वत, नदी, झरनों के प्रति आस्था का भाव रखते हैं, और यहाँ गंदगी यदि वो यहाँ गंदगी फैलाने लगें, तो जितने भी जल स्रोत हैं उनके उद्गम अपने आप प्रदूषित हो जाएंगे, और बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है ऐसे में। तो तो लेखिका ने जब कहा कि अच्छा इसीलिए गैंगटॉक इतना सुंदर है, तो जितेन नार्गे ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि नहीं मैडम, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब ही होता है पहाड़। तो बच्चों, ये समझ में आ गया, गंतोक का मतलब क्या होता है? पहाड़। इसीलिए वहाँ का नाम गंतोक है। आगे देखते हैं। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। अब आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते तो बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम है सौंदर्य। मन ही मन लेखिका कहती हैं, और जीप आगे बढ़ने लगती है। तो अपन ने देखा कि कितना सुंदर दृश्य था, और कितनी सारी बहुत सारी जानकारियाँ मिली। पहाड़ों पर कैसा जीवन होता है, किस तरह से देश की सीमा पर बैठे फौजी कठिनाइयों से जूझकर हमारी रक्षा करते हैं। मतलब वो प्रकृति के प्रकोप को तो सहन करते ही हैं, और मतलब हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी में जब तापमान में -15, 20, 25 होता है, सेल्सियस के नीचे चला जाता है, तब भी वो सीमा पर डटे रहते हैं। देशवासी चैन की नींद सो सके इसीलिए वे रात रात भर जागते हैं, पहरा देते हैं। तपते रेगिस्तान में धूल भरे तूफानों के बीच भूखे प्यासे बेचारे अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। तो इस तरह से हमें बहुत सारी जानकारियाँ इस पाठ से मिली हैं, नई नई जानकारियाँ मिली हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस पाठ को पूरा समझने के लिए इसके पांचों भाग आप अवश्य देखिए। हमने 5 वीडियो बनाए हुए हैं, और आपको पूरा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।